इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। क्या हल करने वाले हैं? प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गोला बनाया हुआ, लेकिन यहाँ पे बनाया हुआ है नहीं, तो क्या करेंगे? टिक मार देंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उसके बाद है ना एक व्यक्ति अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और इसके बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है। ख है, मौलिक अधिकारों की संख्या। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितना? 6 है। ठीक है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, संविधान सभा के बारे में लिखिए। और इसी तरह से सवाल दिए गए हैं झ तक। तो चलिए एक एक करके आपको सारा बताते हैं। तो देखिए क्या बोला गया था सवाल में, संविधान सभा के बारे में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि संविधान में है ना, संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह है, जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। तो कानून चाहिए ना, उसी के द्वारा शासन चलेगा। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी, जिसने संविधान लिखने का काम किया। ठीक है। और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और यही प्रारूप समिति है ना संविधान लिखने का काम किया। और इस संविधान सभा जो बनाया गया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। ख है, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका क्या अभिप्राय है? ठीक है, उत्तर लिखेंगे, भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है, और इसमें सभी धर्मों का सम्मान, है ना, सभी धर्मों का समान आदर किया गया। धर्म पंथ निरपेक्ष कहिए या धर्म निरपेक्ष कहिए। एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए क्या होता है। धर्म निरपेक्ष का मतलब है ना कि भारत का अपना कोई, है ना, धर्म नहीं है, किसी एक धर्म को वो सर्वोच्चता प्रदान नहीं करता है। सो उसके कानून के सामने ना सभी धर्म बराबर है। ठीक है, तो यही है। तो वही बोला गया कि किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है। इसमें सभी धर्मों का ना समान आदर किया गया। सभी धर्म बराबर हैं संविधान के सामने। ग है, भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है। स्पष्ट कीजिए। गण में क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, समूह। देखिए उत्तर लिखेंगे, हमारे देश में शासन वंशानुगत न होकर जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो प्रधानमंत्री हम सब चुनते हैं ना, मंत्रिमंडल पूरा चुनते हैं। ठीक है, तो वोट के द्वारा चुनते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल पे। तो हमारे देश में जो शासन है, वो क्या है? जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा चलाया जाता है शासन। ठीक है, और ये प्रतिनिधि क्या होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी वो निर्णय ले लेते हैं। घर देखिए, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है? देखिए उत्तर लिखेंगे, राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और इनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार है नहीं, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छे से जीवन यापन करने के लिए, ठीक है ना, मान सम्मान से जीने के लिए अपने देश में, इसलिए मौलिक अधिकार जरूरी है। ठीक है। अंग है, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। समानता मतलब क्या होता है ना कि सब बराबर है। ठीक है, सब बराबर। तो उत्तर लिखेंगे, संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति की के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमाघरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, और कानून के सामने ना सभी जाति, धर्म और लिंग के व्यक्ति क्या है? समान है। ठीक है, तो यही है समानता का अधिकार। और किसी के जन्म के आधार पे है कि वो कहाँ जन्म लिया है, किस जाति में जन्म लिया है, किस धर्म का है, उसके आधार पे उसको सार्वजनिक जगहों जैसे है वो दुकान है, होटल है, सिनेमाघर है, या फिर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ठीक है, ये सब जगह पे जाने से रोका नहीं जा सकता है। चलो देखिए, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी है? उत्तर लिखेंगे,
नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए वे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु करती है। ठीक है, नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, और बिना किसी भेदभाव के रोजगार की व्यवस्था करना, यातायात की व्यवस्था करना, सुरक्षा आदि, ये सब क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये राज्य के लिए बहुत जरूरी है। तो ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के विकास में सहयोग करता है। जैसे देखिए, शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, ये तो बहुत जरूरी है, और बिना किसी भेदभाव के रोजगार की व्यवस्था करना। आगे देखिए, अच्छा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर बताइए। देखिए, उत्तर लिखेंगे, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमा करने का अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानने के लिए राज्यों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। समझे? तो देखिए, मौलिक अधिकार है, आपको 6 मौलिक अधिकार दिया गया। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। तो अगर ये समानता का अधिकार का हनन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। लेकिन लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, तो वो इसके लिए नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत मानने के लिए राज्य को आप बाध्य नहीं कर सकते, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानना या ना मानना, ये पूरे के पूरे राज्य पर निर्भर करता है, तो मानेगा कि नहीं मानेगा। जो देखिए, संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है ना, तो उसमें एक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो देखिए, यहाँ पर संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आप ये ध्यान से समझिएगा। जितने भी दिए गए ना मौलिक अधिकार, वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 6 को मौलिक अधिकार है, और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको आगे आने वाली क्लास में भी काफ़ी काम आएगा। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, आप भाषण दे सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। सभा संघ आंदोलन और धर्म की आज़ादी, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन और सभा कर सकते हैं। ठीक है, सभा लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी। ठीक है, जैसे वो रैली क्या है, रैली यही ना, सभा करना। ठीक है, बिना हथियारों के इकट्ठा होना, यही सब तो है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत तो आता है। किसी भी क्षेत्र में घूमने फिरने की आज़ादी, आप घूम सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। किसी भी भाग में रहने की आज़ादी, पहले तो जम्मू कश्मीर में रहने की आज़ादी नहीं था, अब वो भी हट गया, अब जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं। कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की आज़ादी, पहले होता था ना कि जिस जाति में कोई व्यक्ति जन्म लिया है, तो उसी जाति से संबंधित कार्य करता था। ठीक है, लेकिन अब क्या, अब किसी भी जाति या धर्म में जन्म लिया है, उससे मतलब नहीं है, हम कोई भी व्यवसाय या कोई भी, या बोलिए कि रोजगार अपना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है समुदाय और संघ बनाने की आज़ादी, कोई भी संगठन बना सकते हैं। ठीक है, जुलूस या प्रदर्शन करने की आज़ादी, कोई भी जुलूस से कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी मौलिक अधिकारों की मांग के लिए, या फिर बहुत सारे जुलूस निकाला जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। देखिए, संविधान में दिए गए किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को लिखे हैं। पहले मौलिक अधिकार पढ़े थे, अब मौलिक कर्तव्य। देखिए, उत्तर लिखेंगे, संविधान में दिए गए 2 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। देखिए, प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हो गया, तो हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। संविधान में जितने भी नियम कानून बनाए गए, उनका पालन करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो भारत की अखंडता है, मतलब भारत क्या है, भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है, तो सबको मिला के रखना है। ठीक है, ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे भारत की एकता क्या हो, भंग हो। ठीक है, यहाँ देखिए, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, अब बताइए, संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संविधान क्या है, ये कानूनों का संग्रह है जिसके द्वारा देश को चलाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं संविधान नहीं रहेगा तो कोई एक व्यक्ति चलाएगा, वो जो बोलेगा वही होगा, तो ऐसा तो गड़बड़ है ना। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इसका भी अपना एक संविधान है। ठीक है, संविधान में देश के कामकाज, ठीक है ना, देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। यूं कहिए कि कानून होता है। देश के प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो,
या प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल हो, ठीक है। अतः हमारे देश के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा, ठीक है। सब कुछ क्या होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कार्य सुगमता पूर्वक नहीं हो पाएगा, समझे, क्योंकि कानून ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पढ़ लिए, ठीक है। क से लेकर यहाँ तक, झ के बाद यहाँ पे यहाँ है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया। तीसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डैश थे। आपको बताए थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोले थे, याद कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ख है, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को डैश मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, 11। ग है, मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक डैश की शरण में जा सकता है। तो कहाँ जा सकता है, न्यायालय के शरण में जा सकता है। ये तो आपको समझा ही दिए हैं कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो किसी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा, तो मौलिक अधिकारों की मांग के लिए वो न्यायालय जा सकता है, ठीक है। चौथा देखिए प्रश्न, अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए ना। तो देखिए आप क्या अधिकार चाहते हैं, ठीक है। तो अधिकार बहुत सारे हैं, आपको क्या कर्तव्य करने चाहिए। तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, हो गया। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। बहुत सारे अधिकार है, 6 अधिकार है। तो कर्तव्य क्या है, आदर्शों का पालन करना, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति अधिकारों की मांग करता है तो उसको कर्तव्य निभाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कर्तव्य दिए गए हैं 11 संविधान में, वो निभाना पड़ेगा, समझे। तो इस प्रकार से अधिकार और कर्तव्य है ना, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे में समानता का अधिकार है, ठीक है, जितने अधिकार दिए गए ये संविधान में है, और यहाँ पर बोला गया ना कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, यानी संविधान में जितने भी नियम कानून दिए गए हैं जिसमें मौलिक अधिकार भी आता है तो उसका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार देखते हैं ना कि अधिकार और कर्तव्य है ना, दोनों एक दूसरे से संबंधित है।